वेलकम टू महाज्योति। पहले क्विक रिवीजन, रूल्स ऑफ निगेशन देख लेते हैं। पहला, निगेशन ऑफ P एंड Q होगा तो ये आता है नॉट P और नॉट Q। इसको बोलते डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते इसको? यानी P एंड Q होगा तो एक नॉट जाएगा P को, एंड का क्या होगा और एक नॉट जाएगा Q को। दूसरा डी मॉर्गन लॉ ये है P और Q होगा नॉट P एंड नॉट Q। क्या चेंज हुआ देखो, एक नॉट गया P को और का होगा एंड, एक नॉट गया Q को। और सबसे डेंजरस जो है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इफ से चालू किया, कन्वर्ट में पड़ती अपने को पड़ा से। इफ तो बोलने का ही नहीं, क्योंकि निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है वो? P एंड नॉट Q। फोर्थ, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, याद रखने का टेक्निक है, इट इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब इसका टेक्निक क्या है? ये होगा P एंड नॉट Q, एंड का होगा और, इसका निगेशन आएगा Q एंड नॉट P। खत्म। सो निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। देन पांचवा, निगेशन ऑफ P होगा तो आंसर इज P। सिंपल। नाउ वी आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लीकेशन का कॉन्वर्स कौन है। तो इसका कॉन्वर्स यानी Q इम्प्लाइज P। ठीक है, फिर आता है इनवर्स। इनवर्स में क्या करना, जो दिया है उसी को नॉट लगा दो, तो ये होगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। थर्ड है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कॉन्वर्स का इनवर्स। अब P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या है? इसको नॉट लगाओ, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। सिंपल है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कॉन्वर्स का इनवर्स यानी नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। एंड देन कौन से दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है? तो गिवन इम्प्लीकेशन ऑन इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैज द सेम लॉजिकल मीनिंग। यानी आज के बाद P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। यानी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आपको पूछेंगे इंटरव्यू में, हाँ तू हरदम बोलता है इफ गडकरी सर, अवर गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, देन आईफिल टावर इज नॉट इन नागपुर। तो एक काम कर, तेरे गडकरी सर अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है ऐसा करके, लेकिन सेम मीनिंग वाला स्टेटमेंट बता। खतरा है सर, ऐसे कैसे बोलते हो, गडकरी सर तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। नहीं नहीं, नॉट है करके लगा। तो बोलना सर इफ आईफिल टावर इज नॉट इन नागपुर, देन आवर गडकरी सर इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब तुम प्रूव करते बैठो कि आईफिल टावर नागपुर में नहीं है, सेम मीनिंग है। तो P इम्प्लाइज Q एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैव द सेम मीनिंग। जम गया, मजा आ गया भाई। ओके, आज का एग्जाम्पल 1, राइट कॉन्वर्स comma inverse and contrapositive of the following. पहला जो किताब में वही लिखेंगे अपन। पहला, if a function is differentiable then it is continuous। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। थ्योरम उल्टा है, पहले पढ़ा 11th में आपने कंटिन्यूटी, 12th में पढ़ा डेरिवेटिव। थ्योरम उल्टा है।
यानी इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। पहले क्या पढ़ा? कंटिन्यूटी, बाद में डेरिवेटिव। थ्योरम उल्टा, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। आंसर। इसको पहले अपने को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो लेट इसको पहले बढ़िया मार्क करता हूँ मैं जरा। हाय हाय, वाओ, इम्प्लीकेशन है रे बाबा। लेट P colon the function is differentiable. Q colon function is continuous. It is continuous बोलने का नहीं, अगर आपने it is continuous बोला तो it becomes an open sentence. कौन भाई, कौन सा फंक्शन? तो इसलिए बोलना फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज of the given statement is P implies Q. कन्फर्म। अब पहला है, देखो ना, P implies Q क्यों है इस गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म? इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। ये हो गया उसका गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। अब मुझे चाहिए पहले कॉन्वर्स। इट्स कॉन्वर्स इज Q implies P। अब मैं इसको वर्बल स्टेटमेंट देता हूं, Q implies P। Q implies P यानी इम्प्लीकेशन है, तो if Q then P। if Q यानी कौन? if a function is continuous then P यानी कौन? it is differentiable। जम गया? उल्टा बोलने का, डायरेक्ट लिखना है तो if a function is continuous then it is differentiable। if a function is continuous then it is differentiable। उल्टा हो गया। सो ये स्टेटमेंट का कॉन्वर्स है, डायरेक्टली लिखना है आपको JEE और CET में। ये हो गया स्टेट बोर्ड का तरीका। JEE में इसका कॉन्वर्स लिखना है, तो यहाँ देखना इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस then it is differentiable। if a function is continuous then it is differentiable। ये कौन हो गया इसका कॉन्वर्स। इनवर्स यानी गिवन स्टेटमेंट को नॉट लगाओ। इनवर्स यानी गिवन स्टेटमेंट को सिर्फ नॉट लगाओ, तो क्या आएगा? if a function is करेक्ट है, नॉट डिफरेंशिएबल then it is not continuous। so simple। सेकंड, its inverse is not P implies not Q। अब not P implies not Q को मैं वर्बल स्टेटमेंट देता हूं। if not है ना, if a function is not differentiable, कुछ नहीं, गिवन स्टेटमेंट को नॉट लगाया तो इनवर्स मिलता है। इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जम गया? अब थर्ड है कॉन्ट्रापॉजिटिव। थर्ड है कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो वहां लिखो, यहां पे थर्ड के आगे लिखो इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव इज। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? कॉन्वर्स का इनवर्स। कॉन्वर्स क्या है? Q implies P। इसका इनवर्स क्या आएगा? नॉट Q implies नॉट P। तो ये हो गया नॉट Q implies नॉट P कोलन। अब नॉट Q implies नॉट P यानी इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर डायरेक्ट यहां देखना है तो ये कॉन्वर्स देखो, कंटिन्यूअस उसको नॉट लगाओ। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस
then it is not differentiable. Direct. If a function is not continuous, then it is not differentiable. ये हो गया कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ये हो गया स्टेट बोर्ड में छुड़ाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। इन JEE एंड CET आपका अप्रोच कैसा रहेगा आपको थोड़ा बता दूं मैं डायरेक्टली। अब पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। If a function is differentiable, then it is continuous। हाँ, अभी तरीका हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया कंप्लीट। अब अपना तरीका है JEE और CET का तरीका। यह P implies Q, इसका कॉन्वर्स चाहिए आपको, तो कॉन्वर्स यहाँ देखना। If a function is continuous, then it is differentiable। फिर से एक बार इसका कॉन्वर्स, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। इनवर्स, इनवर्स में जो गिवन स्टेटमेंट है उसको नॉट लगाने का, यानी इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, हो गया इनवर्स। इनवर्स फिर से एक बार, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इनवर्स हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टे डायरेक्शन से जाना, इधर से जाना, कॉन्वर्स का इनवर्स इधर से जाना और इसको नॉट लगाते जाओ। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, हो गया। सेकंड एग्जांपल, सेकंड, if it rains then the match will be cancelled। बहुत बढ़िया। आज तो अपने को जरूरी है कि लीड्स पे आज बारिश आना चाहिए, इंडिया बच जाएगी। 2 दिन बारिश आना चाहिए जम के, नहीं तो अपने चांसेस बड़े खतरनाक है। आंसर फिर से, हाँ, इसमें इम्प्लीकेशन की कैचवर्ड कौन है? इफ और देन। तो इफ देन के पहले जो रहता वो पी रहता और देन के बाद जो रहता वो क्यू रहता। तो अपन लेंगे लेट पी कोलन इट रेन्स, Q colon the match will be cancelled। हो गया। हाँ, P क्या लिया? इट रेन्स। Q क्या लिया? द मैच विल बी कैंसल्ड। द सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q। पहला कॉन्वर्स। अब आपकी मास्टरी आएगी, ना मास्टरी आएगी अभी। कॉन्वर्स, इट्स कॉन्वर्स इज P implies Q का कॉन्वर्स कौन है? Q implies P, करेक्ट है। यहाँ लिखता हूँ Q implies P, इसको वर्बल स्टेटमेंट बनाता हूँ। Q implies P यानी if the match is cancelled then it rains। खतरनाक है ना? if it rains the match will be cancelled। उल्टा मैच कैंसिल हो गई तो बारिश आ रही है। ये लॉजिक नहीं है, करेक्ट नहीं है, करेक्ट मीनिंग नहीं है इसका। क्योंकि मैच कैंसिल होने के लिए सिर्फ बारिश ही कारणीभूत नहीं है।
अफगानिस्तान में मैच चल रही है तो पता चला बीच में बॉम्ब फूट गया, मैच कैंसिल हो गई, क्या बारिश आई क्या? नहीं, बट मैच कैंसिल हुई। इसीलिए पी इम्प्लाइज क्यू का सेम मीनिंग वाला स्टेटमेंट कॉन्वर्स नहीं आता, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है इसका देखो, हाँ मीनिंग क्या है, अगर बारिश आई तो मैच कैंसिल होगी, और यहां क्या है, इफ द मैच गेट्स कैंसल्ड देन इट इज गोइंग टू रेन। ये सेम मीनिंग वाला स्टेटमेंट निकलता है, सेम मीनिंग वाला निकलता है। हाँ हाँ, इफ द मैच डज नॉट गेट कैंसल्ड देन इट डज नॉट रेन। मैच हुई, बारिश नहीं आई, उसका मीनिंग निकलता है। क्यू इम्प्लाइज पी कॉन्वर्स, कॉन्वर्स बताओ। द मैच इज कैंसल्ड, आगे इफ द मैच गेट्स कैंसल्ड देन इट रेन्स, देन इट रेन्स। बिल्कुल सही आपका। फिर से एक बार देखो, डायरेक्टली समझता है क्या, देखो यहाँ पे इफ के बाद विल नहीं लगाने का, इफ द मैच गेट्स कैंसल्ड देन इट डज नॉट और इट रेन्स, इट रेन्स। आंसर लिखो, इफ द मैच गेट्स कैंसल्ड then it rains। ऐसा कभी नहीं बोलना if the match will be cancelled, ऐसा if के बाद will लगाने का नहीं, if the match gets cancelled then it rains। हो गया। सेकंड कौन है, इनवर्स। इनवर्स बड़ा अच्छा रहता, डायरेक्टली कोई इनवर्स, नॉट पी इम्प्लाई, यही लिखता हूं ना, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। इनवर्स यानी जो गिवन स्टेटमेंट है उसको नॉट लगाओ, तो क्या आएगा, इफ इट डज नॉट रेन। डस के बाद एस लगाने का नहीं, इंग्लिश आपको थोड़ा सा पक्का करके देता हूं। इफ इट डज नॉट रेन, लोग डज भी लगाते हैं और रेन्स भी लगाते हैं, ऐसा होता नहीं है, एस लगेगा नहीं। इफ इट रेन्स ठीक है, बट इफ इट डज नॉट रेन देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, नॉट लगेगा ना, देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। अब थर्ड मस्त एकदम बढ़िया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया तो सब जम गया आपको। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, कॉन्वर्स का इनवर्स, यानी कॉन्वर्स यानी क्यू इम्प्लाइज पी, उसका इनवर्स यानी नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। अब डायरेक्टली जमता क्या, देखो यहां देखिए, if the match does not get cancelled then it will not rain। निगेशन लग गया, दोनों को निगेशन लग गया। तो किताब में उन्होंने क्या लैंग्वेज की देखेंगे, if the match is not cancelled then it does not rain। if the match is not cancelled then if the match is not cancelled then it does not rain। जम गया भी को। सो P implies Q, गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, कॉन्वर्स कौन है, Q implies P। इनवर्स कौन है, नॉट Q, P implies नॉट Q। और कॉन्ट्रापोजिटिव कौन है, नॉट Q implies नॉट P। सो P implies Q का कॉन्वर्स Q implies P, इसका इनवर्स नॉट P implies नॉट Q, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट Q implies नॉट P। मस्ती आ गई। अभी एक्सरसाइज 1.3 का एक एग्जाम्पल करते हैं, 1 और 2। नाउ आई विल गो बाय CET मेथड। हाँ, स्टेट बोर्ड की मेथड नहीं यूज करूंगा, आई विल यूज CET मेथड। एक्सरसाइज 1.3 फोर्थ पहला,
क्या करना है अपने को, वही कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। इफ एक्स लेस देन वाई, देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। आंसर कॉन्वर्स। अब देखो कोई P नहीं कोई Q नहीं, डायरेक्ट कॉन्वर्स। हाँ कॉन्वर्स क्या है, अब देन के बाद वाला पहले आएगा तो ये आएगा इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। करेक्ट है क्या, देखो सही है। कॉन्वर्स यानी Q इम्प्लाइज P, तो इधर जाना इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। अब सेकंड थोड़ा सा डेंजरस है, इनवर्स। हाँ क्या फॉर्मूला है, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, यानी इसका निगेशन लिखूंगा इफ। अब x लेस देन का निगेशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। आई रिपीट, x लेस देन y का निगेशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये होगा इसका इनवर्स। गिवन स्टेटमेंट को नॉट लगाया, एक्स लेस देन वाई का निगेशन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर का है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। थर्ड है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव यानी कॉन्वर्स का इनवर्स, यानी इधर से चालू करो, पहले इसका निगेशन लिखो, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, निगेशन हो गया, देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, कंफर्म। कॉन्ट्रापॉजिटिव, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब तीनों एक बार स्टडी करते हैं डायरेक्टली। इसका कॉन्वर्स यानी इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई, करेक्ट है ये कॉन्वर्स। इनवर्स, इसको नॉट लगाओ, इसका निगेशन क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। कॉन्ट्रापॉजिटिव यानी इसका निगेशन और इधर इसका निगेशन, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। चिल्लर पहला हो गया। सेकंड का निगेशन देखते हैं। सेकंड की जगह अभी करो फोर्थ, डायरेक्ट फोर्थ। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। सही है। आंसर पहला लिखता हूं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स सिंपल है, कॉन्वर्स इधर से जाएंगे, इफ द करंट डिक्रीजेस देन द वोल्टेज इंक्रीजेस, सेम टू सेम, Q implies P। If current decreases then the voltage increases। ये करेक्ट है क्या बोल दो, और इसका दूसरा भाई क्या है सोच के रखो। इनकी लैंग्वेज किताब की मैं आंसर में चेक करना चाहूँगा। आंसर्स बहुत बार रॉन्ग होते हैं, ध्यान रखना सभी लोग। पहला कॉन्वर्स करेक्ट है क्या, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सेकंड इनवर्स, इनवर्स मेरे लिए सबसे सिंपल रहता है। इनवर्स में क्या करता हूँ, जो गिवन स्टेटमेंट है, जो गिवन इम्प्लीकेशन है, उसको दोनों को नॉट लगाता हूँ, सिंपल। उसने बोला इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस, तो मैं लिखूंगा इफ द वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज।
इफ द वोल्टेज, देखो, डज नॉट इंक्रीज देन, डज के बाद इंक्रीजेस लगेगा क्या? नहीं लगेगा. डज नॉट इंक्रीज देन, आगे बोलो, द करंट डज नॉट डिक्रीज, देन द करंट डज नॉट डिक्रीज. Perfect. Now third, contrapositive. कॉन्ट्रापॉजिटिव बोला तो आपकी आइज इधर से चालू होना चाहिए, उल्टे डायरेक्शन से. इफ द करंट डज नॉट डिक्रीज देन द वोल्टेज विल नॉट इंक्रीज. कॉन्ट्रापॉजिटिव में किताब में देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने. इफ द करंट डज नॉट डिक्रीज द वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज. परफेक्ट चल रहे हैं अपन लोग. हाँ, उल्टा देखो, इधर से देखो, देन के बाद वाली टर्म. इफ द करंट डज नॉट डिक्रीज, करेक्ट है. इफ द करंट डज नॉट डिक्रीज देन the voltage does not increase. बस ये जम गया. JEE की तैयारी हो गई, समझ लो. नॉर्मली कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछते हैं क्योंकि लोगों को डिफिकल्ट जाता है, और अपन कॉन्ट्रापॉजिटिव पे ही मास्टरी लाएंगे. इफ द करंट डज नॉट डिक्रीज then the voltage does not increase. Absolutely correct है किताब में. if the current does not decrease then the voltage does not increase. inverse में if the voltage does not increase then the current does not decrease. Absolutely correct. Perfect. यहाँ अपना कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव टॉपिक खत्म हो गया. तो P implies Q का कॉन्वर्स कौन है? Q implies P. इनवर्स कौन है? नॉट P implies नॉट Q. कॉन्ट्रापॉजिटिव कौन है? नॉट Q implies नॉट P. खत्म. हेडिंग दो अभी. निगेशंस ऑफ quantified statements, quantified and some other statements. क्वांटिफायर्स कितने प्रकार के हैं? दो, देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी. तो निगेशन लिखते हुए क्या करना? देयर एग्जिस्ट होगा तो उसको चेंज करना फॉर एवरी से, फॉर एवरी होगा तो देयर एग्जिस्ट से चेंज करना. ठीक है. तो आंसर इसका टॉपिक के नीचे लिखो. while writing negations, replace there exist by for every and or by some. ऑल वर्ड आ गया तो सम बोलना. सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग तो बोलना ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, उल्टा बोलने का उसको. हो गया. रिप्लेस देयर एग्जिस्ट बाय फॉर ऑल, फॉर एवरी बाय देयर एग्जिस्ट, ऑल बाय सम बाय ऑल एंड वाइस वर्सा. एंड then write the negations. हाँ, रूल समझ लो. देयर एग्जिस्ट होगा तो क्या लिखने का? फॉर ऑल, ये उसका निगेशन रहेगा. देयर एग्जिस्ट यानी देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स
हु बंक द क्लासेस, तो क्या लिखने का, ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट बंक द क्लासेस, ये सेम मीनिंग, निगेशन उसका। फॉर एवरी रिप्लेस इट बाय देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी, all students of this class are not 18 year olds, तो बोलना some students of this class are not 18 year old, all by some by all, हो गया क्लियर। एक नहीं, फिर से एक बार, देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर एवरी होगा तो देयर एग्जिस्ट, ऑल वर्ड होगा तो सम होगा तो ऑल। अब एग्जाम्पल से एकदम क्लियर, एग्जाम्पल 1, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, बहुत ही सिंपल टॉपिक अभी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, आंसर। ऑल को ऐसा लाइन करो, मार्क करो, इट्स निगेशन इज, क्या लिखूं, ऑल के जगह क्या लिखूं, करेक्ट है, ऑल के जगह सम, बढ़िया, इसको मार्क भी किया अच्छे से, ऑल की जगह सम, some natural numbers are not rational, नॉट लग गया ना, बुलाना, पहले रिप्लेस करो ऑल को सम से और आखिरी में उसका निगेशन लिख डालो, परफेक्ट आंसर टैली हो जाता है अपना। ये देखो उन्होंने क्या बोला, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद किताब में जो है अलग है, लेकिन अपन जो करेंगे अलग करेंगे, अपनी एक ही मेथड है, ऑल रहा तो सम रहा तो ऑल, सेम मीनिंग निकलता है दोनों का। तो अपना सेकंड है अभी, सेकंड, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 are 16 year old. अब इंटरव्यू में इसका निगेशन पूछा तो बोलते हैं सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड्स। अरे उसका निगेशन कैसा हुआ, सम स्टूडेंट्स 16 साल के, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट 16 साल के नहीं है ना, सेम भी नहीं निकलता ना भाई। सी लॉजिक देखो भी, लॉजिक कितना भयंकर है। इंटरव्यू में आपको पूछा सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड, इसका निगेशन बताओ, बम ताव में गए सर, सिंपल। अबे बोल तो सही ना सर, वेरी सिंपल। अरे आंसर तो दो बेटा। सर सुनो आंसर, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड, आर नॉट 16 ईयर्स ओल्ड। आंसर सर दे दिया, तू जा सकता है। सर सिलेक्ट समझू, इधर पढ़ा कनपट, चल वो खाड़ एडमिट। ऐसे घटिया आंसर देता और बोलता सिलेक्ट हो जाऊंगा मैं, कैसे? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ निगेशन और तू मेरे को सेम मीनिंग वाला बता रहा। उसको समझा ही नहीं, सेम मीनिंग कहाँ हुआ, मैंने तो नॉट लगाया। तो नॉट का मतलब देखो, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड है, यानी क्लास के कुछ बच्चे 16 साल के हैं। इसका मतलब बचे हुए कुछ बच्चे 16 साल के नहीं हैं, सेम मीनिंग हुआ ना भाई। जबकि इसका निगेशन क्या ये, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, ये होता है उसका मीनिंग आंसर। या नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 ईयर ओल्ड, उसका निगेशन होता है आंसर। इट्स निगेशन इज सम के जगह क्या लिखूंगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। थर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो।
तो इसी को उन्होंने किताब में क्या दिया हुआ है, नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 ईयर ओल्ड। थर्ड, देयर एग्जिस्ट, अब आ गया खतरनाक अपने देयर एग्जिस्ट वाले। इसकी जगह क्या लिखोगे आप, फॉर एवरी, करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, देयर एग्जिस्ट के बाद नॉर्मली सच दैट लगता है, सच दैट n प्लस 8 ग्रेटर देन 11। आंसर, इसका निगेशन चाहिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, जम गया, कॉमा n प्लस 8, अब इसका निगेशन चाहिए। ये ग्रेटर देन 11 है तो उसका निगेशन क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 11। खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, कंफर्म प्रॉब्लम सॉल्व। कंफर्म कर लेंगे किताब से, देयर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 11, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। फोर्थ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, टू एक्स प्लस 1 इज ऑड। यहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं अपनी, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अब इसका निगेशन चाहिए मेरे को, इसको तो अलग करता हूँ मैं। देयर एग्जिस्ट, करेक्ट है क्या, देखो x बिलोंग्स टू n, यहाँ सच दैट आता है, 2x प्लस 1 और लोग लिखते इवन, उनको लगता है ऑड का निगे उल्टा इवन ही है, बट ऑड और इवन के बीच में भी एक संख्या है जो ना ऑड है ना इवन है, इसीलिए कभी मत लिखो अपना दिमाग लगा के इज इवन करके, तो वहाँ लिखो इज नॉट ऑड, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन कवर हो गए, सारे इवन नंबर्स कवर हो गए और जीरो भी कवर हो गया, जो जीरो जो इवन नहीं है ऑड भी नहीं है, तो नॉट ऑड हो गया ना वो। अगर आपने लिखा 2x प्लस 1 इज इवन, क्या हुआ, जीरो छूट गया ना आप क्या से, क्या जीरो, इसका मतलब जीरो ऑड है, प्रूव हो गया, आविष्कार कर दिया आपने कि जीरो ऑड है, जीरो ऑड नहीं और इवन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑड का उल्टा इवन लिखने का नहीं, वहाँ लिखो नॉट ऑड, सेफ चलो, सेफ चलो, गलती करने का नहीं। ओके चलो बढ़िया। अब इसमें होमवर्क में जरा देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल 3, राइट द निगेशंस ऑफ। पहला, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, इसका निगेशन चाहिए अपने को। अब थोड़ी CET और JEE लेवल की तैयारी, ये सब CET के प्रॉब्लम है, JEE में सेम टू सेम पूछते हैं, तो उसमें तो आपको टिक मार्क करना है। हाँ, क्या करना है, इसको और को एंड करना पड़ेगा और इसका निगेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका निगेशन क्या आएगा, इस निगेशन इज x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 11 होगा, ग्रेटर देन का क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 11 हो गया, और का क्या होगा, एंड भूलने का नहीं, एंड y प्लस 3 y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 6, जम गया, चिल्लर आलू की सब्जी। सेकंड, 11 लेस देन 15, अरे ट्रू स्टेटमेंट है, पहली बार दोनों ट्रू आ गए। 11 is less than 15 and 25 is certainly greater than 20। तो आंसर, इसका निगेशन क्या आएगा,
11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। एंड का क्या होगा, और यहाँ का 25 इज लेस देन और इक्वल टू 20। करेक्ट है क्या? देखो ये लेस देन का होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड का होगा और ये होगा लेस देन और इक्वल टू 20। ग्रेटर देन का क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 20। ये उसका निगेशन हो गया। ओके, यहाँ पर रुक जाते हैं, बाकी कल देखेंगे।